ठीक है बच्चों, तो हमने डाइसैकेराइड मोनोसैकेराइड्स को तो खत्म कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, पॉलीसैकेराइड्स के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं बताओ? जो लार्ज नंबर यूनिट्स किसकी देते हैं? मोनोसैकेराइड्स की। दे गेव लार्ज नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ किसकी? मोनोसैकेराइड ऑन हाइड्रोलाइज। हाइड्रोलाइज करने पर ये क्या करते हैं? मोनोसैकेराइड की कई सारी यूनिट देते हैं। और दूसरी बात, ये वर्क करते हैं फूड स्टोरेज की तरह। कैसे एक्ट करते हैं? दे में दे मेनली एक्ट एज फूड स्टोरेज एंड स्ट्रक्चर मटेरियल। ये बेसिकली किसकी तरह काम करते हैं? फूड स्टोरेज का। जैसे कि हमारी बॉडी में जो फूड है, जो खाना है, वो स्टोरेज होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। और ग्लाइकोजन क्या है? पॉलीसैकेराइड है। जो पेड़ पौधों की जो क्या होती है, स्किन होती है, उसकी जो सेल वॉल होती है, उस सेल वॉल के अंदर क्या भरा होता है? सेलुलोज। वो भी एक क्या है? पॉलीसैकेराइड है। तो जो स्ट्रक्चर मटेरियल का काम कर रहे हैं। और हमें पॉलीसैकेराइड में 3 पॉलीसैकेराइड पढ़ने हैं। पहला पॉलीसैकेराइड जो होगा वो होगा स्टार्च। दूसरा पॉलीसैकेराइड क्या होगा? सेलुलोज। और तीसरा क्या होगा? ग्लाइकोजन। तो पहले के बारे में पढ़ते हैं हम। किसके बारे में? स्टार्च का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? C6H10O5M। ये भी एक पॉलीसैकेराइड है। क्या है? ये क्या है? मेन स्टोरेज पॉलीसैकेराइड है। मेन स्टोरेज पॉलीसैकेराइड है ऑफ किसका? प्लांट्स का। मतलब प्लांट्स के लिए जो मेन स्टोरेज है पॉलीसैकेराइड का, वो क्या है? स्टार्च ही है। ये इंसानों के लिए, जो ह्यूमंस होते हैं, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट डाइटरी, अगर कोई डाइटरी सोर्स है तो वो कौन है? स्टार्च ही है। तो मेन डाइटरी सोर्स ऑफ किसके लिए? ह्यूमन बीइंग। ये भी दिमाग में रखना। अगर स्टार्च को तुमने हाइड्रोलाइज किया, डस्टर दिखाइए। हाँ, ठीक है। देखो, अगर मान लो मैं स्टार्च ले लेता हूँ, स्टार्च का हाइड्रोलाइज कराया था मैंने, जब मेथड ऑफ प्रिपरेशन कराया था ग्लूकोज का, तो बताओ ये स्टार्च था C6H10O5। ठीक है। और जब मैंने इसका क्या किया था, हाइड्रोलाइज किया था, टेम्परेचर और प्रेशर की कुछ कंडीशंस ली थी, 2 to 3 ATM प्रेशर लेकर के, तो इसने क्या बनाया था? N यूनिट्स बनाई थी किसकी? ग्लूकोज की। और ये ग्लूकोज कौन सा होता है? बेसिकली ये होता है अल्फा। कौन सा होता है? अल्फा डी ग्लूकोज। और ये जो अल्फा डी ग्लूकोज है, कितने हैं ये? N यूनिट्स हैं। मतलब ये N नंबर ऑफ यूनिट्स दे रहा है किसकी? मोनोसैकेराइड की। तो ये क्या था? पॉलीसैकेराइड। तो बेसिकली इसमें जो चैन बनी होती है वो किसकी बनी होती है? ऑन हाइड्रोलाइज द स्टार्च, it will give N units of किसकी? अल्फा डी ग्लूकोज। किसकी N यूनिट देगा भाई? ये अल्फा डी ग्लूकोज की देगा, जो हाई कंटेंट है ऑफ किसका? स्टार्च का। स्टार्च सबसे ज्यादा कहां पाया जाएगा?
अनाज में, जो अनाज होता है उसमें पाया जाता है, रूट्स में पाया जाता है, ट्यूबर्स में पाया जाता है। कहाँ कहाँ पाया जाएगा भाई ये? ट्यूबर्स में मैंने बताया, रूट्स में मैंने बताया, और कहाँ बताया मैंने? कैरल्स में मैंने बताया, अनाज में मैंने बताया, और कुछ सब्जियों में भी, एंड सम वेजिटेबल्स। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अल्फा डी ग्लूकोज की एक लॉन्गेस्ट चेन बनती चली जाती है, मतलब कई सारे क्या बनते हैं इसमें, अल्फा डी ग्लूकोज। और ये सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, हाई कंटेंट में कहाँ कहाँ पाया जाएगा ये? ट्यूबर्स में पाया जाएगा, मतलब तनों में पाया जाएगा, रूट्स मतलब जड़ों में पाया जाएगा, और कैरल्स मतलब कहाँ पाया जाएगा? अनाज में पाया जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? जो स्टार्च होता है बेसिकली, इसके अंदर भी दो कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। एक स्टार्च की एक यूनिट के अंदर कितने कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं मैं अभी रब करूंगा, अभी समझाऊंगा, पहले से कॉपी करेंगे। क्या बताया, कितने कितने कंपोनेंट होते हैं? दो कंपोनेंट होते हैं। स्टार्च कंटेन टू कंपोनेंट्स। कितने कंपोनेंट्स होते हैं इसके अंदर? दो कंपोनेंट्स। एक तो होता है एमाइलोज, और एक होता है क्या? एमाइलोपेक्टिन। अब ये एमाइलोज क्या है और एमाइलोपेक्टिन क्या है? आपने अगर आलू को कट किया, आलू को कट करने के बाद उसको पानी में भिगो दिया, पानी में भिगोने के बाद वो क्या होगा? झाग जो है ऊपर आ जाएगा, सफेद सफेद पानी बन जाएगा, वो स्टार्च है। उसके अंदर भी दो तरह के, आपने दो दो तरह के बिहेवियर देखे होंगे। कुछ मात्रा, कुछ स्टार्च की यूनिट्स ऐसी होंगी जो पानी में डिसोल्व होंगी, और कुछ ऐसी होंगी जो पानी में डिसोल्व नहीं होंगी। जो वाटर सल्यूबल है वो एमाइलोज है, और वाटर इनसल्यूबल जो है वो क्या है? एमाइलोपेक्टिन। जो एमाइलोज होता है, ये स्टार्च के अंदर, स्टार्च की यूनिट के अंदर क्या होता है? कम पाया जाता है, 15 से 20% ही पाया जाता है। और ये क्या होता है एमाइलोपेक्टिन? ये ज्यादा पाया जाता है। कितना पाया जाता है? जब 15% है तो वो 85 हो गया। अगर ये 15% पाया जा रहा है तो ये कितना पाया जाएगा? 85। और अगर ये 20% पाया जा रहा है तो ये कितना पाएगा? 80% के आसपास पाया जाएगा। सीधी परसेंट, सीधी सीधी सी बात है। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, पहले एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन को अगर समझना चाहो, द कंपोनेंट, मान लो ये एक स्टार्च की यूनिट है, एग्जांपल के तौर पर समझो। ये क्या है? बेसिकली एक स्टार्च है, ठीक है, स्टार्च की एक यूनिट ली मैंने। अब इसके अंदर दो हिस्सों में मैंने इसको डिवाइड किया। एक तो छोटा हिस्सा है 15 से 20% वाला, मान लो, तो ये तो है एमाइलोज, एमाइलोज। और ये बड़ा हिस्सा समझ लो क्या है? एमाइलोपेक्टिन। ठीक है, ये बात। जो एमाइलोज होता है ये क्या होता है? स्टार्च का कितना हिस्सा होता है? 15 से 20। ये पूरा स्टार्च है। ये जो अंदर अंदर होता है ये क्या है? एमाइलोज है मान लो, और ये बचा हुआ हिस्सा क्या है? एमाइलोपेक्टिन है। तो ये होता है, दिस इज द 15 से कितना भाई? 20% ऑफ किसका? स्टार्च। ये जो कंटेंट होता है कितना होता है बेसिकली? 15 से 20% कंटेंट होता है। और इसका कितना होता है? दिस कंटेंट, दिस कंटेंट 80 to 85% ऑफ स्टार्च। स्टार्च का 80 से 85 वाला जो भाग होता है वो तो एमाइलोपेक्टिन होता है। और जो 15 से 20% होता है वो क्या होता है? बताओ भाई। एमाइलोज होता है। ये वाटर सल्यूबल होता है। दिस इज वाटर सोल्यूबल कंपोनेंट। और ये क्या होता है? वाटर इनसोल्यूबल होता है। इसमें भी अल्फा डी ग्लूकोज की यूनिट्स आपस में जुड़ रही होंगी। इसमें भी अल्फा ग्लूकोज की यूनिट्स आपस में क्या हो रही होंगी? जुड़ रही होंगी। ठीक है, ये बात पक्का। तो वाटर सल्यूबल हो गया। इसमें क्या है? अगर
केमिकली अगर देखा जाए, केमिकली इट कंटेन अ स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट चेन कह लो, चलो स्ट्रेट चेन कह लो, या अनब्रांच्ड कह लो क्योंकि इसमें ब्रांच नहीं होती, और क्या कह लो, अनब्रांच्ड चेन ऑफ किसकी होगी, किसकी है वो अनब्रांच चेन, अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स अप टू कितनी यूनिट्स हो सकती है, लगभग 200 से 1000 मोलिकुलर वेट तक इसकी यूनिट हो सकती है। इतने मोलिकुलर वेट तक इसकी क्या हो सकती है, यूनिट्स हो सकती है। और जो अल्फा डी ग्लूकोज, मान लो ये एक अल्फा डी ग्लूकोज, फिर ये एक अल्फा डी ग्लूकोज, फिर ये एक अल्फा डी ग्लूकोज, फिर ये एक अल्फा डी ग्लूकोज, इसका जो पहला कार्बन होगा और नेक्स्ट का फोर्थ, फिर इसका पहला, इसका फोर्थ, इसका फर्स्ट, इसके फोर्थ से जुड़ रहा होगा, और इस तरह से क्या हो रही होगी, स्ट्रेट चेन प्राप्त हो रही होगी। उसे क्या कहेंगे हम, एमाइलोज कहेंगे। तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या पाई जाएगी, इट कंटेन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बिटवीन किस किस के बीच में बताओ, C1 ऑफ द फर्स्ट ग्लूकोज यूनिट एंड C4 ऑफ नेक्स्ट, C4 ऑफ नेक्स्ट ग्लूकोज यूनिट। अभी मैं इसको डायग्राम दिखा दूंगा, समझ में आएगा, ठीक हो गई ये बात पक्का। मतलब इसमें ब्रांच नहीं रहेंगी, क्या नहीं रहेंगी, ब्रांच नहीं रहेंगी, जबकि इसमें भी क्या होगा, इसमें भी C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज मिलेगी। इट कंटेन अ ब्रांच्ड चेन ऑफ किसकी, अल्फा डी ग्लूकोज। अब जो सीधी सीधी चेन है वो तो किस लिंकेज के बीच में मिलेगी, C1C4 के बीच में। इट कंटेन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बिटवीन, कैसे रखेगा, दो तरह की रखेगा। जो C1C4 होगी वो तो जो होगी वो होगी स्ट्रेट चेन को रिप्रेजेंट करने वाली, C1C4 किसको रिप्रेजेंट कर रही होगी, स्ट्रेट चेन को रिप्रेजेंट कर रही होगी। और जो C1C6 है, C1C6 है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, वो ब्रांच को रिप्रेजेंट करेगी। वो कैसे होगी, वो पहले इसको देखो ध्यान से, कोई समस्या है यहाँ तक। एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन का इतना हिस्सा है, स्टार्च जो है बेसिकली दो कंपोनेंट से मिलकर बनता है। स्टार्च के अंदर दो कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, एक तो एमाइलोज होता है, एक एमाइलोपेक्टिन होता है। एमाइलोज जो होता है वो कम वाला हिस्सा होता है, जैसे मान लो ये रेड वाला हिस्सा मैंने दिखा दिया, ये एमाइलोज है, ये रेड वाला हिस्सा मैंने क्या दिखाया, एमाइलोज है। और मान लो ये जो ब्लू वाला हिस्सा है ये क्या है, ये एमाइलोपेक्टिन है। तो ये पूरा हिस्सा क्या है, स्टार्च, पूरा हिस्सा एक स्टार्च की यूनिट ले मान लो, एक स्टार्च की एक यूनिट है। अब इसके अंदर जो 15 से 20% हिस्सा है स्टार्च के अंदर वो किसका है, एमाइलोज का है। 80 से 85% हिस्सा किसका है, एमाइलोपेक्टिन का है। जो ये छोटा सा हिस्सा है यही है वाटर सल्यूबल, क्या है ये वाटर, जबकि ये बड़ा वाला हिस्सा जो है ये क्या है, वाटर इनसल्यूबल है। अब इसकी चैन को समझना, इसके अंदर इसके अंदर यूनिट 200 इस तरह से है ग्लूकोज की, देखो अभी बताओ, एक ग्लूकोज की यूनिट, फिर दूसरे ग्लूकोज की यूनिट, जैसे जैसे ग्लूकोज की यूनिट बढ़ेगी तो बताओ मोलर मास भी तो बढ़ता चलेगा। मोलिकुलर वेट कितना है, लगभग 200 से कितनी यूनिट जा रही है, 1000 के आसपास। कोई दिक्कत है यहाँ तक, ठीक है। अब इसकी स्ट्रक्चर को समझ लो, पहले इसे समझ, है ना। अब एक काम करते हैं, पहले एमाइलोज की स्ट्रक्चर को देखो और यहाँ पर किसकी समझो, एमाइलो पेक्टिन। पहले किसकी स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं, एमाइलोज। देखो ध्यान से, एमाइलोज की स्ट्रक्चर में तुम्हें दिख रहा होगा एक स्ट्रेट चेन है,
ग्लूकोज, ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज। और उसमें तुम्हें दिख रहा होगा कि एक पहला वाला जो ग्लूकोज है उसका पहला कार्बन और नेक्स्ट वाले ग्लूकोज का फोर्थ कार्बन आपस में जुड़ रहे हैं। फिर नेक्स्ट इस जो ग्लूकोज का फोर्थ था इसका फिर पहला कार्बन नेक्स्ट वाले ग्लूकोज से जुड़ रहा है। तो इसे क्या कहेंगे हम? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज एक स्ट्रेट चेन में है। क्या है? सिर्फ एक स्ट्रेट। अब इसको देखो, अब देखो किसको? एमाइलो पैक्टिन को देखो। देखो इसमें, इसमें भी अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज है। लेकिन अगर तुम ध्यान से देख रहे हो तो अल्फा डी ग्लूकोज में पहली यूनिट का जो पहला कार्बन है ग्लूकोज का वो नेक्स्ट के फोर्थ से जुड़ रहा है, फिर पहला, फिर फोर्थ से, फिर पहला, फिर फोर्थ से जुड़ रहा है और एक स्ट्रेट चेन तो जा रही है। लेकिन साथ ही साथ में देखो वन जो है वो किससे जुड़ रहा है? सिक्स से। और वहां पे क्या क्रिएट हो रही है? ब्रांच भी क्रिएट हो रही है ना। तो इसलिए हम क्या कहते हैं इसको? ये ब्रांच्ड है, एमाइलोपैक्टिन ब्रांच्ड है। और जो एमाइलोज है बेसिकली वो क्या होता है? नॉन। कोई दिक्कत है? तो स्टार्च ये खत्म हो गया। उसके बाद आता है किस पर? सेलुलोज पर। ये क्या होता है? सेल्यूलोज। मैंने बताया सेलुलोज भी क्या है? पॉलीसैकेराइड है। ये क्या है? इट इज अ पॉलीसैकेराइड। ये भी क्या है? पॉलीसैकेराइड। और अगर इसका हाइड्रोलाइज कर दोगे, आपने अगर इसका हाइड्रोलाइज किया, हाइड्रोलाइज करने के बाद ये भी कितनी यूनिट देगा मोनोसैकेराइड्स की? एन यूनिट्स देगा। लेकिन वो एन कौन सी होगी? बीटा डी ग्लूकोज। तो ऑन हाइड्रोलाइज्ड द सेलुलोज एन यूनिट्स ऑफ किसकी? बताओ। बीटा डी ग्लूकोज ऑब्टेन। अगर इसका हाइड्रोलाइज कर दे तो कितनी यूनिट बनेगी? और वे आपस में जुड़ रही होंगी। वे आपस में क्या हो रही होंगी? वही C1C4 की ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से। दीज एन यूनिट्स ऑफ किसकी? बीटा डी ग्लूकोज इज लिंक्ड बाय कौन सी लिंकेज से? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज विद, कैसे जुड़ रही होंगी? C1C4 लिंक। C1C4 ऐसे समझ लो। पहला जो बीटा डी ग्लूकोज की पहली यूनिट है उसका पहला कार्बन और नेक्स्ट बीटा डी ग्लूकोज का फोर्थ कार्बन। और ये भी ब्रांच नहीं होगी, सीधी सीधी जुड़ रही होंगी। और ये जो है बेसिकली जो प्लांट के अंदर जो सेल वॉल होती है उसके अंदर सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है ये बात। इट इज क्या बताया? हाईली कॉन्स्टिट्यूएंट इन किसमें? इन सेल वॉल ऑफ प्लांट। सेल वॉल ऑफ प्लांट्स। कोई दिक्कत है? अब इसकी स्ट्रक्चर को समझना चाहो तो यहां पर समझो। इसकी लिंकेज को देखो। इसमें क्या है? पहले कार्बन, पहली बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज नजर आ रहे होंगे। और उन बीटा डी ग्लूकोज में एक पहला जो बीटा डी ग्लूकोज का पहली यूनिट है उसका तो फर्स्ट कार्बन और उससे नेक्स्ट का क्या है दिख रहा है? फोर्थ। फिर नेक्स्ट का, फिर इस तरह से जुड़ती जा रही है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब बात करते हैं किसकी? नेक्स्ट। बस इसके बारे में इतना ही है। उसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट पॉलीसैकेराइड के बारे में। वो क्या होगा? ग्लाइकोजन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये ग्लाइकोजन। देखो ध्यान से, ये भी एक पॉलीसैकेराइड है। ये भी क्या है भाई? एक पॉलीसैकेराइड है। और ये जो है बेसिकली एनिमल बॉडी में अगर बात की जाए, जो इन एनिमल बॉडी, कौन सी बॉडी? जो जितने जो पॉलीसैकेराइड होता है इन एनिमल बॉडी
जो पॉलीसैकेराइड है या कार्बोहाइड्रेट है, इन पॉलीसैकेराइड, सॉरी, इन एनिमल बॉडी जो कार्बोहाइड्रेट है इज आर स्टोर्ड एज, या इन द फॉर्म ऑफ, ऐसे समझ लो, इन द फॉर्म ऑफ किसकी, ग्लाइकोजन। मतलब जितने भी कार्बोहाइड्रेट है, मान लो कार्बोहाइड्रेट एनिमल बॉडी में जो स्टोर्ड रहते हैं वो किसकी फॉर्म में रहते हैं, इसी वजह से, इसी वजह से इसका जो दूसरा नाम होता है वो होता है एनिमल स्टार्च। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नॉन एज एनिमल स्टार्च। इसको दूसरा नाम भी क्या बोलते हैं हम लोग, एनिमल स्टार्च भी बोलते हैं। कोई दिक्कत है तो बताओ यहाँ पे। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है, अगर इसकी बात की जाए कैसी, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइकोजन वो बिल्कुल एमाइलोपेक्टिन की तरह होती है, लेकिन उससे ज्यादा ब्रांच रहती है। याद रखना, क्या बताया, बिल्कुल क्या होती है, सिमिलर होती है। ग्लाइकोजन इज सिमिलर टू, किसके जैसी होती है वो, एमाइलो एक्टिन होती है, बट मोर हाईली ब्रांच्ड। ज्यादा क्या होती है, ब्रांच्ड ज्यादा होती है, मतलब उससे ज्यादा ब्रांच इसमें पाई जाती है। याद रखना, एमाइलोज जैसी नहीं होती इसकी स्ट्रक्चर, कैसी होती है, बल्कि एमाइलोपेक्टिन। तो ये भी मत कहना कि स्टार्च जैसी होती है, क्योंकि स्टार्च में भी दो हिस्से हैं, एक एमाइलोज है और एमाइलोपेक्टिन है। तो उसमें भी ज्यादा वाला हिस्सा किसका है, एमाइलोपेक्टिन है। उसके जैसी स्ट्रक्चर और उससे भी ज्यादा हाईली ब्रांच्ड है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ये जो है ग्लाइकोजन कहाँ पाया जाता है, बेसिकली जो ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन जो है इज फाउंड इन, कहाँ कहाँ पाया जाएगा ये लीवर में पाया जाता है, लीवर में, मसल में पाया जाता है, ये ब्रेन में पाया जाता है। कोई दिक्कत है। इसके अलावा आल्सो फाउंड, अगर बात की जाए तो ये यीस्ट में भी पाया जाता है, और कहा बेटा, ये फंगी में पाया जाता है। कोई दिक्कत है इसकी यहां तक। तो क्या बताया, ग्लाइकोजन भी एक क्या होता है, पॉलीसैकेराइड होता है। क्या होता है ये, और हम जो एनिमल है, जितने भी एनिमल है, उन एनिमल में, एनिमल की बॉडीज में जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो किसकी फॉर्म में स्टोर्ड होता है, याद रखना, किस, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। मतलब जैसे कि अगर हम अपनी बॉडी की बात करते हैं, हमें चलना है, उठना है, बोलना है, ताकत लगानी है, जो भी काम करना है, हमें क्या चाहिए, ग्लूकोज चाहिए। हमारी क्या होगा, बेसिकली हमें क्या चाहिए, हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज है वो किस फॉर्म में स्टोर्ड रहता है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। तो एंजाइम्स क्या करेंगे, एंजाइम क्या होते हैं, ये कैटलिस्ट होते हैं जो क्या करते हैं, बेसिकली अभी समझाऊंगा, जो ग्लूकोज को किसमें ब्रेक कर रहे हैं, सॉरी, ग्लाइकोजन को किसमें ब्रेक कर रहे हैं, ग्लूकोज में, ग्लाइकोजन को किसमें ब्रेक कर देंगे और हमें एनर्जी प्रोवाइड। तो बेसिकली हमें जितनी यूनिट की ग्लूकोज की हमारी बॉडी को जरूरत है, मान लो मुझे हल्का काम करना है, फिर मुझे बहुत मेहनत का काम नहीं करना है, तो मुझे ग्लूकोज की मात्रा की रिक्वायरमेंट क्या होगी, तो ग्लाइकोजन जो होंगे वो कम ग्लूकोज हमें प्रोवाइड करेंगे। लेकिन अगर मान लो मुझे किसी टाइम पे बहुत ज्यादा मेहनत का काम करना है, बहुत ज्यादा मेहनत का काम करना है, मुझे फावला चलाना है, मुझे खेती करनी है, उस टाइम मुझे, मेरी बॉडी को ग्लूकोज की मात्रा की क्या होगी, ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी। तो ग्लाइकोजन जो होंगे वो ज्यादा नंबर ऑफ ग्लूकोज मुझे प्रोवाइड करेंगे, देते रहेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। तो बताया क्या है कि ये पॉलीसैकेराइड है, पहली बात तो ये क्या है, और ये जितने भी एनिमल बॉडी है, एनिमल बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो किस फॉर्म में स्टोर्ड रहता है, ग्लाइकोजन की। तो इसीलिए इसका नाम दूसरा क्या पड़ जाता है, एनिमल स्टार्च पड़ जाता है। जो स्ट्रक्चर होती है ग्लाइकोजन की वो बिल्कुल सिमिलर होती है किसके, एमाइलोपेक्टिन की तरह, लेकिन उससे भी ज्यादा क्या रहती है, ब्रांच रहती है। ग्लाइकोजन जो है वो बेसिकली कहाँ कहाँ पाया जाता है, लीवर में पाया जाता है, मसल में पाया जाता है, ब्रेन में पाया जाता है, और इसके अलावा कहाँ पाया जाता है, यीस्ट में पाया जाता है, फंगी में पाया जाता है। कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी एनसीईआरटी की बात करें, इंपोर्टेंस लिखी है किसकी, तो कार्बोहाइड्रेट की इंपोर्टेंस में क्या नजर आता है आपको, बताओ।
भाई बताया है जीने के लिए ये जरूरी है, क्योंकि अगर हमें काम करना है तो हमें ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट होगी, और ग्लूकोज हमें कौन देगा? ग्लाइकोजन देगा। पेड़ पौधों को भी जरूरी है क्या? सेल वॉल तो चाहिए ही चाहिए उनको। ठीक है, लाओ दिखाओ मुझे, बुक दिखाओ, मैं बताता हूँ। देखो इसमें लिखा हुआ है कार्बोहाइड्रेट्स आर इसेंशियल फॉर लाइफ इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, दे फॉर्म अ मेजर पोर्शन ऑफ आवर फूड। हमारे खाने का जो अधिकतम हिस्सा होता है वो किससे मिलके बना होता है? तो कार्बोहाइड्रेट से मिलके बना होता है। हनी जो है हैज बीन यूज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम एज एन इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी बाय वेद्स इन आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। क्या पता है, वेद्स के अकॉर्डिंग इन आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ जो मेडिसिन होता है, जो हनी है, हनी का कैसे यूज किया जाता था? इंस्टेंट इंस्टेंट एनर्जी, इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। जैसे आज हम क्या करते हैं, हम क्या इस्तेमाल में ला लेते हैं लोग, एनर्जी ड्रिंक ले लेते हैं कि इंस्टेंट एनर्जी ड्रिंक, क्या क्या नाम होते हैं, स्टिंग, और क्या होते हैं, रेड बुल। तो बेसिकली सिस्टम जो भी है बहरहाल, तो हम वेद्स के अकॉर्डिंग किसका इस्तेमाल कर रहे थे? हनी का। हनी मतलब शहद का। उस टाइम रेड बुल वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं थी ना। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर यूज्ड एज स्टोरेज मॉलिक्यूल्स एज स्टार्च इन प्लांट्स एंड ग्लाइकोजन इन एनिमल। भाई फूड स्टोरेज का काम अगर बात की जाए, जो पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों में फूड स्टोरेज का काम कौन कर रहा था? स्टार्च, स्टार्च। और एनिमल में कौन कर रहा है? ग्लाइकोजन। और ये दोनों क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स हैं। क्या है ये? सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया एंड प्लांट्स इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। जो बैक्टीरिया होते हैं और जो प्लांट्स होते हैं, उनका जो सेल वॉल है वो किससे बना हुआ है? सेलुलोज से बना हुआ है। वी बिल्ड, हम फर्नीचर बनाते हैं। अब फर्नीचर के जो आइटम्स है, आपने देखा होगा कुर्सी, मेज, ये दुनिया भर की चीजें बन रही है, अलमीरा बन रही है, गेट बन रहा है। अब ये बताओ, इन पेड़ पौधों के अंदर क्या प्रेजेंट है? सेलुलोज। सेलुलोज क्या करता है? सेलुलोज क्या कर रहा है? इन लकड़ियों को, सेल वॉल को मजबूत कर सख्ताई प्रोवाइड करा रहा है। क्या प्रोवाइड करा रहा है? सख्त बना रहा है बेसिकली। अगर मान लो इनमें सेलुलोज को निकाल लिया जाए, एग्जाम्पल के तौर पर इनमें सेलुलोज ना होता, बुक इसमें किसमें, पेड़ पौधों में, तो बताओ फर्नीचर क्या बनता? वो लकड़ी बड़ी फ्लेक्सिबल हो जाती है और फर्नीचर बनाना असंभव होता, हम इसको इतने इस्तेमाल में ना ला रहे होते। तो बेसिकली हम जो फर्नीचर बना रहे हैं, तो ये लिखा है इसमें, क्या लिखा है? वी बिल्ड फर्नीचर एक्सेट्रा फ्रॉम सेलुलोज इन द फॉर्म ऑफ वुड एंड क्लॉथ्स। ठीक है, ये बात, ये सारी की सारी चीजें लिखी हुई है। कोई समस्या है यहां तक? तो ये किसके इस्तेमाल पड़े हैं, किसके इंपोर्टेंस पड़ी है? तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स है, चलो मैं एक बार लिख दूं इसके बारे में, पहले इसको कॉपी कर। तो क्या बताया, बताओ पहला पॉइंट क्या है? जो कार्बोहाइड्रेट है, पहला इंपोर्टेंस अगर बात की जाए, इंपोर्टेंस ऑफ किसकी? कार्बोहाइड्रेट्स। तो पहला ये है, दे आर इसेंशियल फॉर बोथ, किसके लिए? एनिमल एंड प्लांट्स। पहली बात तो ये दोनों क्या होते हैं? बहुत जरूरी होते हैं। किस किस के लिए? एनिमल के लिए और प्लांट के लिए। दे फॉर्म, दूसरी बात क्या है? दे आर या दे फॉर्म अ मेजर पोर्शन ऑफ किसका? आवर फूड। हमारा जो खाना होता है उसका बहुत बड़ा हिस्से में कौन होना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट यूज होना चाहिए। तीसरी बात, जो हनी है, हनी वॉज यूज्ड एज कैसे? इंस्टेंट इंस्टेंट एनर्जी फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय के लिए, है ना, फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत समय तक इसको यूज किया गया था एज वेज।
as with in Ayurvedic system of medicine. In system of medicine. कोई दिक्कत है यहां तक? कोई समस्या यहां तक नहीं है? बताया जो स्टार्च होता, सॉरी, हमारी बॉडी में जो ग्लाइकोजन है ना, क्या बताया, स्टार्च जो है वो किसमें पाया जाता है? प्लांट्स में. स्टार्च स्टार्च इज द मेन फूड स्टोरेज ऑफ किसका? प्लांट्स का. एंड जो ग्लाइकोजन है इज द मेन स्टोरेज फूड स्टोरेज ऑफ किसका? क्या लिखा है? स्टार्च जो है वो मेन फूड स्टोरेज है किसका? अरे प्लांट्स का. और ग्लाइकोजन है किसका? एनिमल्स का. ठीक है ये बात. जो सेल वॉल है, जो सेल वॉल है किसकी? सेल वॉल है किसकी? प्लांट्स की. एंड किसकी? बैक्टीरिया की. इज मेड अप ऑफ किससे बनी है ये? सेलुलोज. क्या हुआ है? और ड्यू टू सेलुलोज के कारण ही वी यूज वी कैन यूज प्लांट एज कैसे यूज कर सकते हैं हम इनको? फर्नीचर या और भी चीजों में, जैसे क्लॉथ्स वगैरह में, इन चीजों में, पेपर इंडस्ट्री में. ये सब किसकी वजह से यूज करते हैं हम? सेलुलोज के कारण ही यूज करते हैं. क्योंकि प्लांट को जो हार्डनेस प्रोवाइड करते हैं वो कौन होता है? बेसिकली सेलुलोज. कोई दिक्कत है? और यहाँ पर मेरा क्या कार्बोहाइड्रेट फिनिश हो जाता है. अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्या? प्रोटीन.